ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसे एक गलती की वजह से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उसके दिल में एक गिल्ट है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। फिलहाल वो एक इमरजेंसी कॉल सेंटर पर जॉब कर रहा है। वहां उसे एक लड़की की ऐसी कॉल आती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है जो। वो नाइट शिफ्ट में 911 इमरजेंसी कॉल सेंटर पर काम करता है। जो को सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि ड्यूटी पर उससे गलती हो गई थी। इसी वजह से उस पर एक केस चल रहा है और वो इससे जल्द से जल्द छुटना चाहता है। कल कोर्ट में उसकी आखिरी सुनवाई है। अगर वो बेगुनाह साबित हो गया तो वो फिर से पुलिस ऑफिसर बन सकता है। उसकी वाइफ ने भी उसकी इस गलती की वजह से जो को छोड़ दिया है। जो की एक बेटी भी है जिसे उसकी वाइफ अपने साथ ले गई और वो जो को बेटी से मिलने भी नहीं देती। इस टाइम जो की जिंदगी काफी मुश्किल चल रही थी। एक रिपोर्टर उसे बार बार कॉल करती है क्योंकि वो जो के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जो उसे कुछ नहीं बताता। वो अपने केस को दुनिया के सामने उछालना नहीं चाहता था। अब जो अपनी वाइफ को कॉल करता है बेटी से बात करने के लिए, मगर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो अपने काम पर लग जाता है। तभी जो को एक औरत एमिली की कॉल आती है। उसके बात करने का तरीका काफी अजीब था। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे जो उसका बेटा है। पहले तो जो को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो ऐसी कॉल्स का आदी था। लोग अक्सर मजाक करने के लिए ऐसी कॉल कर देते थे। पर जो ने एक बात नोटिस की। औरत की आवाज से लग रहा था जैसे वो बहुत दुखी है। वो फोन रखने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो एमिली को फोन बंद करने को कह रहा था। इससे जो को शक हुआ कि एमिली को किडनैप किया गया है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें अगवा किया गया है? जिस पर एमिली हाँ में जवाब देती है। तब जो कहता है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जो भी पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना। उसने एमिली से बहुत सारे सवाल पूछे। इससे उसे अंदाजा हो गया कि उसे किसी अपने ने ही अगवा किया है और अब उसे एमिली को बचाना है। जो उसका नंबर ट्रेस करके उसकी लोकेशन देखता है। उसे पता चला कि किडनैपर उसे एक व्हाइट वैन में हाईवे से शहर के बाहर ले जा रहा है। वो एमिली की कॉल को होल्ड पर लगाकर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को कॉल करता है और एमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी उसकी वाइफ की कॉल आने लगी, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। अभी उसे किसी भी हाल में एमिली को बचाना था। उसने फिर एमिली से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन इस बार एमिली के मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकल गया जिससे किडनैपर को पता चल गया कि उसने अपने बेटे को नहीं किसी और को कॉल की है। कॉल कटने से पहले जो उसे कहता है, अगली बार जब भी 911 पर कॉल करना तो कहना कि मुझे जो से बात करनी है, ताकि तुम्हें किसी और ऑफिसर को अपनी सारी डिटेल ना बतानी पड़े। और तब एमिली फोन काट देती है। अब जो का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन उसे अभी भी एमिली की फिक्र हो गई थी। वो बार बार उसकी लोकेशन देख रहा था। उधर हाईवे पर पुलिस को एक सफेद वैन मिल भी जाती है, लेकिन वो गलत वैन थी। एमिली उसमें नहीं थी। हाईवे पर और भी बहुत सारी सफेद वैन चल रही थी। अगर एमिली को ढूंढना है तो वैन का नंबर पता होना चाहिए। इस बात से जो को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एमिली को बचाना चाहता था। उसके पास एमिली का नंबर आ चुका था, तो वो उसकी सारी डिटेल निकालता है। उसे घर का नंबर भी मिलता है जिस पर जो कॉल करता है। तब एमिली की 6 साल की बेटी कॉल उठाती है। जो उससे बात करने लगा। बच्ची बताती है कि घर में बस मैं और मेरा छोटा भाई है। डैड आए थे जो मॉम को अपने साथ ले गए। जो उससे डैड का नाम पूछता है। बच्ची बताती है कि उनका नाम हेनरी है। उसे अपने डैड का नंबर भी याद था जो वो जो को दे रही थी है। उस नंबर से जो हेनरी की गाड़ी का नंबर भी पता लगा लेता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि हेनरी के खिलाफ पहले भी कई केस टल चुके हैं। अब घर पर बच्चे अकेले थे तो जो को उनकी भी फिक्र होने लगती है। इसलिए वो बच्ची से कहता है कि तुम परेशान मत हो बेटा, मैं जल्दी किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। फोन बंद करने के बाद जो हाईवे वाली पेट्रोलिंग टीम को वैन का नंबर दे देता है। फिर वो अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके कहता है कि 2 बच्चे घर पर अकेले हैं, उनकी मदद के लिए किसी को भेजा जाए। लेकिन सारी रेस्क्यू टीम मशरूफ थी क्योंकि शहर में एक जगह पर आग लगी थी और लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। सारी टीम उनकी मदद में लगी हुई थी। एक बार फिर रिपोर्टर का कॉल आता है, लेकिन इस बार भी जो कॉल नहीं उठाता। वो काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो दूसरे रूम में जाकर अपने दोस्त सार्जेंट को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि एक टीम बनाकर एमिली के घर भेजो क्योंकि उसके बच्चे अकेले हैं, और एक दूसरी टीम हेनरी के घर भेजो जहां वो एमिली को ले जाने वाला है। इस पर सार्जेंट उसे समझाता है कि यह गैर कानूनी है और हम छिप छिपाकर ऐसा नहीं कर सकते, और कल तुम्हारी सुनवाई भी है। अगर तुमने फिर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो केस तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जो कहता है, वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, मैं 10 मिनट में यहां से निकल रहा हूं। इतना कहकर वो फोन रख देता है। वो एक बार फिर एमिली के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल नहीं लगती। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसने फोन तो उठाया, लेकिन ये कहकर काट देती है कि रात के 2 बज रहे हैं। उससे इतनी रात को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जो एमिली को लेकर बहुत टेंशन में था, इसलिए अपने पर्सनल नंबर से हेनरी को फोन कर देता है। वो उससे एमिली के बारे में पूछता है।
हेनरी कहता है मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। इस पर जो कहता है मैं जानता हूं तुम अपनी वाइफ को वैन में हाईवे से शहर की तरफ ले जा रहे हो। ये सुनकर हेनरी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब जो अपने कलीग को कॉल करता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे कल जो के लिए कोर्ट में झूठी गवाही देनी थी। वो कहता है अगर किसी को पता चल गया कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं तो मेरी नौकरी जा सकती है। इस पर जो ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे एमिली के केस के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं चाहता हूं तुम एमिली के घर जाओ ताकि तुम्हें इस केस के बारे में और जानकारी मिल सके। तभी एक ऑफिसर आकर जो को कहती है कि आपके लिए एक छोटी बच्ची की कॉल है। वो समझ जाता है कि एमिली की बेटी है, इसलिए जल्दी से बात करता है। बच्ची बताती है कि घर के बाहर कोई है जो डोरबेल बजा रहा है। जो बताता है हाँ बेटा वो एक पुलिस टीम है जिसे मैंने ही भेजा है, तुम दरवाजा खोल दो। बच्ची ऐसा ही करती है। तब पुलिस टीम अंदर आकर जो को बताती है कि बच्ची के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, लेकिन ये उसका खून नहीं उसके भाई का है। उसके छोटे भाई पर किसी ने चाकू से वार किया था और बच्ची की मौत हो गई है। असल में बच्ची ने पहले जो को बताया था कि मेरा भाई सो रहा है, पर वो सो नहीं रहा था बल्कि मर चुका था। ये सुनकर जो बहुत परेशान हो जाता है। वो एक बार फिर एमिली को कॉल करता है। इस बार कॉल लग जाती है। जो पूछता है कि इस टाइम हेनरी क्या कर रहा है और तुम कहां बैठी हो। एमिली बताती है कि वो गाड़ी चला रहा है और मैं उसकी साथ वाली सीट पर बैठी हूं। जो पूछता है अच्छा बताओ क्या उसने सीट बेल्ट बांधी है। एमिली कहती है नहीं। जो कहता है अच्छा सबसे पहले तुम सीट बेल्ट बांधो फिर हैंड ब्रेक खींच देना। एमिली ने ऐसा ही किया लेकिन वैन नहीं पलटी। इस पर हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो एमिली को वैन की पिछली सीट पर भेज देता है। अब वो फिर से जो से बात करने लगती है। जो कहता है क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। एमिली बताती है हाँ यहाँ एक ईंट पड़ी है। वो कहता है जब भी हेनरी तुम्हारे पास आए तो ईंट से उसके सर पर वार करना क्योंकि वो इसी लायक है। एमिली कहती है आखिर हेनरी इतने गुस्से में क्यों है, मैंने तो बस अपने बेटे के पेट से सांप निकाले थे। ये सुनकर जो चुप हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो हैरान होकर एमिली से कहता है मुझे सारी बात खुलकर बताओ। तब एमिली कहती है मेरा बेटा सुबह से रो रहा था, उसके पेट में दर्द हो रहा था, मुझे लगा कि उसके पेट में सांप है तो मैंने चाकू से उसका पेट काटकर सांप बाहर निकाल दिए, जिसके बाद वो पूरी तरह से खामोश हो गया। ये सुनकर जो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि इसमें उसके हस्बैंड हेनरी की कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तो एमिली का है क्योंकि उसने अपने बेटे को मार दिया और हेनरी उसे घर से इसलिए ले गया ताकि वो अपनी बेटी को भी ना मार दे। उधर जब हेनरी एमिली के पास आया तो वो ईंट से उस पर हमला कर देती है। ऐसा करने के लिए उसे जो ने ही कहा था। हमला करने के बाद वो भाग जाती है और ये सब जो फोन पर सुन रहा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। तभी जो के उस दोस्त की कॉल आती है जिसे उसने एमिली के घर जाने को कहा था। वो जो को बताता है कि एमिली का मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी लेकिन हेनरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा पाता है, इसलिए वो उसे घर ले आया। और अब जब बात हद से बढ़ गई है यानी एमिली ने अपने बेटे की जान ले ली है तो हेनरी उसे घर से दूर ले जा रहा है। अब तक जो को समझ आ गया था कि हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा है, इसलिए वो हेनरी को कॉल करता है जिसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। जो को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर मैंने उनके मामले में दखल ना दिया होता तो अब तक हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा चुका होता है। वो एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी औरत एमिली की कॉल है। अब हालांकि जो का ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था लेकिन वो अपनी ड्यूटी जारी रखता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती को सुधारना था। वो कैसे भी करके हेनरी की मदद करना चाहता था। वो एमिली से बात करता है। एमिली बताती है मैं इस टाइम हाईवे के एक पुल पर हूँ, मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है, ये खून किसका है क्या तुम जानते हो। लेकिन जो कोई जवाब नहीं देता। बातों ही बातों में एमिली को याद आता है कि ये तो मेरे बेटे का खून है। वो कहती है मैंने अपने बच्चे को ही मार दिया है, मुझे इस बात का अफसोस है, इसलिए अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं इस पुल से कूदने वाली हूँ। जो उससे कहता है तुम ऐसा मत करो क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, इसमें सारी गलती मेरी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सच में जो की ही गलती थी। अब वो जल्दी से दूसरी टीम को भी एमिली के पास भेज देता है। तब तक उसे एमिली को अपनी बातों में उलझाकर रखना था। वो एमिली को अपनी कहानी बताता है। कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 8 महीने पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मैंने एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी। कल मेरी कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठे गवाहों को इकट्ठा किया हुआ है। वो जब मेरे हक में गवाही देंगे तो शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा और मेरी जॉब मुझे वापस मिल जाएगी। उन गवाहों में उसकी वाइफ भी शामिल थी जो इस हरकत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो से बात करे या मिले, क्योंकि जो ने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया था। भले ही वो ड्यूटी पर था लेकिन उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। अब एक तरह से एमिली और जो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों को ही अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन एमिली को अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खुद को सजा देना चाहती है। लेकिन इस मामले में जो बिल्कुल उल्टा है। उसे पता है कि उसने गलत किया है, फिर भी वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। ये सारी बातें बताते हुए जो इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है क्योंकि 8 महीने में पहली बार उसने किसी को अपनी कहानी बताई थी। अब जो को पुलिस सायरन की आवाज आती है क्योंकि पुलिस एमिली तक पहुंच गई थी। एमिली कहती है यहाँ तो पुलिस आ गई है,
मैं उनके हाथों नहीं लगना चाहती, मैं पुल से कूद जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन काट देता है। उसे बार बार अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो कई बार उसे कॉल करता है। इस बार पुलिस फ़ोन उठा लेती है। वो बताते हैं कि एमिली पुल से कूदने वाली थी, पर हमने उसे पहले ही पकड़ लिया। ये सुनकर जो को थोड़ी तसल्ली होती है। साथ ही जो को ये भी बताया जाता है कि खुशकिस्मती से एमिली का बेटा भी जिंदा है। वो काफ़ी जख्मी है, लेकिन उसे आईसीयू में भेज दिया गया है। ये सुनकर जो को काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि आज मेरी वजह से 2 लोगों की जान बच गई। साथियों से ये भी एहसास हुआ कि अगर मैंने इस फैमिली के साथ अच्छा किया तो उस फैमिली के साथ मैंने गलत किया था। जिस लड़के को 8 महीने पहले मैंने मारा था, एक तरह से मैंने उन सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो को अब अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अपने कलीग को कॉल करके कहता है कि कल तुम मेरे हक में झूठी गवाही मत देना। जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच सच बताना। उसका कलीग कहता है, जानते हो ना, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें जेल भी हो सकती है। जो कहता है, मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सभी गवाहों को कॉल करके कहता है कि किसी को भी झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उस रिपोर्टर को भी कॉल करता है जो बार बार जो को कॉल करती थी उसकी स्टोरी जानने के लिए, और आज वो उसे भी सब कुछ सच सच बता देता है। अब अगले दिन जब कोर्ट में उसकी सुनवाई थी तो फैसला उसके खिलाफ आता है। उसे सजा हो जाती है, लेकिन उसके दिल से अब गिल्ट पूरी तरह निकल गया था। वो खुश है, उसके दिल में एक तसल्ली है कि मैंने आज सच का सहारा लिया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।